हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बेस्ट होंगे आप लोग। आइए स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री क्लास 12 का डी एफ ब्लॉक स्टार्ट करने वाले हैं अपन। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड एफ ब्लॉक अपन पढ़ने वाले हैं। डी एंड एफ ब्लॉक बहुत इजी वे में पढ़ेंगे। आसानी से इस पूरे लेक्चर को देखिएगा और आसानी से आप समझ पाएंगे और किसी भी क्वेश्चंस को आप आसानी से कर पाएंगे बोर्ड में, ये मेरी गारंटी है। देखिए, इसमें सबसे पहले बात करने वाला हूं मैं, इसको स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले बात करूंगा मैं इसमें डी ब्लॉक में कि डी ब्लॉक होता क्या है। सबसे पहले डी ब्लॉक, ठीक। अब डी ब्लॉक क्या होता है आपसे बता दूं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं सुनिए। व्हेन लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन n-1 d subcell, n-1 d subcell is called d block एलिमेंट, उसे बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। अब देखिए, डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं पूछ लेगा बोर्ड में, तो क्या बोलेंगे, व्हेन लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन n-1 d सबसेल। अब आप सोच रहे होंगे ये n-1 d सबसेल कैसे, तो मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूं। अगर मैं स्कैंडियम ले लूं 21 स्कैंडियम और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखूं। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो फिर प्रॉब्लम होगी, आना चाहिए। और अगर आपको नहीं आ रही है तो फिर मैं इसका वीडियो बनाऊंगा और फिर इसको आप बोलेंगे कमेंट करके, तो इसका वीडियो खूब आसानी से मैं बना करके डाल दूंगा, इजी वे में समझ जाएंगे आप। देखिए, स्कैंडियम 21 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिखूंगा SSP, ये मेरा मेथड है, SSP SPS D। अब देखिए 1 2 2 3 3 4 3 2 2 4 6 10 2 12 18 2 20 1 21। देखिए, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो ऊपर वाले दिखाई दे रहा है दिस इज इलेक्ट्रॉन्स। ये जो नीचे वाला आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं सेल। अब आप देख सकते हैं सबसे आउटर मोस्ट सेल कौन है इसमें, तो ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल, ये भी तीसरा है, लेकिन ये चौथा सेल है। और चौथा सेल क्या होता है, न्यूक्लियस 1 2 3 4, और ये चौथा सेल आउटर मोस्ट सेल कहा जाएगा। तो ये आपका आउटर मोस्ट सेल हो गया, ये देख रहे हैं 4s2, ये हो गया आपका आउटर मोस्ट सेल। दिस इज आउटर मोस्ट सेल, इसे बोलेंगे आउटर मोस्ट सेल। अब आप देख सकते हैं आउटर मोस्ट सेल से एक कम है ये 3, देख रहे हैं। तो इसको अगर मैं आउटर मोस्ट सेल को मैं n मान लूं, क्या मान लूं, n मान लूं, तो बताइए ये 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, n-1। कैसे, मान लीजिए इस 4 को मैं n माना हूं, तो n का मान 4 है, 4 यहां पर रखिए, तो 4-1 कितना आएगा, 3 तो आएगा, यही तो आएगा। इसीलिए इसको हम लिखते हैं n-1 d। देखिए d, n-1 d सब सेल बोलते हैं इसे। अब आपको समझ में आया होगा कि n-1 d सब सेल क्यों बोलते हैं। अब देखिए, आपको मालूम चल गया कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन n-1 d सब सेल इज कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। तो अगर मैं इसमें अब सेकेंड पॉइंट की बात करूं, वो होता है आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक। डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो ये आपका होता है ns0 to 2 n-1 d1 to 10। दिस इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक, आप देख सकते हैं। अब ये आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है डी ब्लॉक का। जो ये आप ns2 देख रहे हैं 0 to 2, इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल, इसे बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल। और ये जो आप देख रहे हैं n-1, इसको बोलते हैं पेनल्टीमेट, इसे बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल। प्लीज रिमेंबर दिस, इसे बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल। अब आप सोच रहे होंगे इसे पेनल्टीमेट सेल क्यों बोलते हैं, तो मैं इसको आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। देखिए, होता क्या है, ये आपका न्यूक्लियस है, राइट, और न्यूक्लियस के बाहर होता है सेल, ये सब सेल हैं, देख रहे हैं, इसको बोलते हैं सेल, दिस इज सेल। अगर मैं कहूँ न्यूक्लियस के जस्ट बाद वाले सेल को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। आपको पता होना चाहिए, दिस इज ग्राउंड स्टेट, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। एंड जस्ट न्यूक्लियस के बाद वाला जो सेल है इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, राइट। थर्ड वाले को बोलते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ वाले को थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ऐसा एक्सेट्रा।
अब देखिए, अगर मैं इस थर्ड वाले को देखूं तो अगर इलेक्ट्रॉन इसमें है तो इसको बोलेंगे आउटर मोस्ट सेल, इसको हम आउटर मोस्ट भी बोलेंगे, क्योंकि अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके बाद वाले सेल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, जिसमें लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल। तो ये आउटर मोस्ट सेल हो गया। जस्ट आउटर मोस्ट सेल के बाद जो सेल आता है, जैसे मान लीजिए ये वाला सेल, इस वाले इलेक्ट्रॉन की बात करूं मैं, तो इस सेल को बोलते हैं अपन पेनल्टीमेट सेल। क्या बोलते हैं? पेनल्टीमेट सेल। यानी इसको बोलेंगे nth सेल, इसको बोलेंगे n-1th सेल, राइट, पेनल्टीमेट। और इसके जस्ट बाद वाला जो होता है n-2th सेल, इसको बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट सेल। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट सेल, पेनल्टीमेट सेल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि तीन तरह के सेल अपन पढ़ना है, एक आउटर मोस्ट सेल, एक पेनल्टीमेट सेल, एक एंटी पेनल्टीमेट सेल, जो एफ ब्लॉक में मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे, इतना लिखिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट टाइम। ये स्टूडेंट, अभी आप लोगों ने देखा कि एंटी पेनल्टीमेट सेल क्या होता है, पेनल्टीमेट सेल क्या होता है, एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक, फिर मैंने बता दिया डी ब्लॉक एलिमेंट होते क्या हैं। अब सुनिए, अब यहाँ पे आता है टॉपिक सी, ए और बी बता दिया मैंने, जनरल इलेक्ट्रॉनिक। सी क्या आता है कि ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल, ध्यान से देखिएगा, प्लीज रिक्वेस्ट यू, ट्रांजिशन मेटल। अब आपको मैं बता दूं, बोर्ड में जाएंगे तो आएगा व्हाट इज ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल क्या होता है, तो आपको लिखना होगा डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट इज कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल, डी ब्लॉक एलिमेंट इज कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल एक्सेप्ट जिंक, CD and Hg, because zinc, CD, Hg do not show DD transition, क्योंकि जो ये होते हैं ये DD ट्रांजिशन शो नहीं करते हैं। क्या लिखा मैंने? ट्रांजिशन मेटल, द डी ब्लॉक एलिमेंट इज कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। जिंक, कैडमियम और मरकरी को छोड़कर डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब ट्रांजिशन मेटल कहे जाते हैं। और अगर वो ट्रांजिशन मेटल कहे जाते हैं तो इसके रीजन क्या है? बिकॉज जिंक, कैडमियम, अच्छा वो ट्रांजिशन मेटल कहे जाते हैं और ये नहीं कहे जाते हैं, ये नहीं कहे जाते हैं, इसका मतलब क्या है, क्यों नहीं होते हैं? तो देखिए, जिंक, कैडमियम, मरकरी डू नॉट शो, ये शो नहीं करते हैं क्या? DD ट्रांजिशन। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि व्हाट इज DD ट्रांजिशन, तो मैं आपको बता दूं, मैं बताने वाला हूं DD ट्रांजिशन के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा, DD ट्रांजिशन होता क्या है। अगर मैं DD ट्रांजिशन की बात करूं ना, तो होता क्या है कि अगर मैं डी ब्लॉक की बात करूं सबसे पहले, तो डी ब्लॉक में d ऑर्बिटल होता है, और जो d ऑर्बिटल होता है, इस d ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5। एक होता है dxy, एक होता है dyz, एक होता है dzx, एक होता है dx² माइनस y², एक होता है dz²। ये आपको पता होना चाहिए। और इन पांचों में अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे 10। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होता है, मतलब ये एक ऑर्बिटल है ना, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होगा। तो ये कितने हैं ऑर्बिटल? 5, तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10 होंगे। अगर मैं इसी को एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग शो करके दिखाऊं, तो ये आपका 1 2 3 5, जब ये एनर्जी लेवल है, जब इसमें एनर्जी दी जाती है तो ये ऊपर जाता है, और जाने के बाद ये ब्रेक होता है 2 पार्ट में, 2 पार्ट में ब्रेक होता है। वो 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं? एक होता है जिसको बोलते हैं ईजी, एक को बोलते हैं T2G। ईजी की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और T2G की एनर्जी कम होती है। आपसे बता दो, मैंने कहा कि डी ब्लॉक को जब ब्रेक किया गया तो 2 पार्ट में ब्रेक हुआ, एक ईजी और एक T2G। दिस इज T2G एंड दिस इज ईजी। द एनर्जी ऑफ ईजी इज ग्रेटर देन T2G, यानी ईजी की एनर्जी ज़्यादा होती है T2G से, प्लीज रिमेंबर दिस। अब होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए इसमें है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं T2G में। जब T2G में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, जैसे इसको एनर्जी मिलेगी, एक्साइटेड होके ये जाएगा ईजी में, और जब ईजी में जाएगा तो ईजी में जाने के बाद फिर ईजी से वापस उसी में आएगा और एनर्जी रिलीज करेगा, राइट। और जब एनर्जी रिलीज करेगा
तो ये कलर शो करने लगेगा, क्योंकि जब भी जब एनर्जी रिलीज करेगा तो कलर शो करेगा, ये अभी बताऊंगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली तो ये कहाँ गया, T2G से Eg में गया, और फिर Eg से कहाँ आया, T2G में आया। तो इसी को बोलते हैं डी ट्रांजिशन, मतलब इलेक्ट्रॉन का d ऑर्बिटल से d ऑर्बिटल में जाना और फिर d ऑर्बिटल से d ऑर्बिटल में आना, और इलेक्ट्रॉन का लोअर से हायर में जाना, हायर से लोअर में आना, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी ने अगर पूछ लिया आपसे कि बताइए ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या बोलेंगे, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल एंड हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, then it is called ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसे बोलते हैं ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप समझ सकते हैं। यानी जब इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में जाता है, हायर से लोअर में आता है, तो उसे बोलते हैं ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल से डी में जा रहा है, फिर डी से डी में आ रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे डी ट्रांजिशन, समझे, इसलिए इसको बोलते हैं डी ट्रांजिशन। आई होप कि आप बहुत अच्छे समझ चुके होंगे। अब यही होता है डी ट्रांजिशन। अच्छा, डी ट्रांजिशन होता है तो इसमें क्या होता है, जब भी किसी भी एलिमेंट्स में डी ट्रांजिशन होने लगा तो वो कलर शो करता है। क्या शो करता है, कलर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में जाएगा, हायर से लोअर में आएगा तो वो रेडिएशन निकालता है, और जो रेडिएशन निकालेगा उसके पास वेवलेंथ होगा, और वेवलेंथ उसी के पास होगा जिसके पास कलर होगा, यानी वेवलेंथ डिपेंड ऑन कलर। जैसे हम लोग पढ़ते हैं लाइट वाला चैप्टर, तो उसमें बोलते हैं ना कि विवग्योर होता है, विवग्योर में आपका जो आर होता है रेड कलर, उसकी वेवलेंथ होती है बहुत ज़्यादा, और जो होती है वी वायलेट, इसकी वेवलेंथ कम होती है, यानी वेवलेंथ डिपेंड ऑन द कलर। यानी उसी तरह आप यहाँ देख सकते हैं, जब इसमें से रेज निकलेगा तो वेवलेंथ होगा, और जब इसके पास वेवलेंथ होगा तो इसके पास कलर होगा। वही बोल रहा हूँ कि यानी कोई भी दुनिया का एलिमेंट्स कलर तभी शो करेगा जब उसमें क्या होगा, उसमें 3 प्रोसेस होंगी। वो तीनों प्रोसेस कौन कौन सा होगा, पहला प्रोसेस डी ट्रांजिशन, जो डी ब्लॉक एलिमेंट में काम करेगा, डी ट्रांजिशन। सेकेंड होगा LMCT, लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर, इसको मैं बताऊंगा आगे लेक्चर में। एंड थर्ड होगा पोलराइजेशन। ये 3 मेथड जहाँ पे होगा वहाँ पे कलर शो होगी। ठीक, तो यहाँ पे तो अपन डी ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अब आप समझ चुके होंगे कि डी ट्रांजिशन क्या है। लेकिन अभी मैंने कहा कि जिंक, कैडमियम, मरकरी ये शो नहीं करते हैं डी ट्रांजिशन, क्यों नहीं करते हैं, रीजन बताने जा रहा हूँ। इतना आप लिख चुके होंगे, लिख लीजिए। चलिए यहाँ बता रहा हूँ मैं रीजन देखिए, अगर मैं जिंक ले लूँ, जिंक, और जिंक आता है 30 नंबर पे, और सब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का खेल है, आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो मैं इसका, तो SSP SPST, राइट। अब 1 2 2 3 3 4 3 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30, देखिए हो गया 30 इलेक्ट्रॉन। काउंट करिए ऊपर वाला, 30 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखिए आप सोच सकते हैं यही आपका लास्ट है, ये डी सबसेल है आपका, N-1 डी सबसेल। अब इसी के इलेक्ट्रॉन्स को लेके आएंगे। अब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स है ना, अब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हुंड एक वैज्ञानिक था जिनके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को पहले अनपेयर्ड फॉर्म में फिल करेंगे एंड देन पेयर्ड फॉर्म फिल करेंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग फिल कर रहा हूँ। 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब इतना करने के बाद अब इसमें एनर्जी लेवल में बना दो, 2 एनर्जी लेवल में इसे तोड़ दो, एनर्जी लेवल फर्स्ट, एनर्जी लेवल सेकेंड। इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन्स और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, 10 हो गए। अब बताइए ये भी फुल फील्ड है, ये भी फुल फील्ड है, ये भी कंप्लीटली फील्ड। अगर अब मैं एनर्जी दूं इसको तो ये इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे कहाँ, पहले ये बताइए। ये इलेक्ट्रॉन निकल के जा ही नहीं पाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन निकल के जा ही नहीं पाएंगे, ऊपर कहीं जगह ही नहीं है, तो इसका मतलब डी ट्रांजिशन होगा ही नहीं। और जब डी ट्रांजिशन होगा ही नहीं तो ये कलर भी नहीं शो करेगा, एंड आपका क्या, जिंक, कैडमियम और मरकरी, इन तीनों में लास्ट में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे डी में, तो ये तीनों शो नहीं करेंगे डी ट्रांजिशन शो नहीं करेंगे, तो ये ट्रांजिशन मेटल नहीं है। ट्रांजिशन मेटल वही है जो डी ट्रांजिशन शो करेगा, या आप बोल सकते हैं एनसीईआरटी के लैंग्वेज में जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे।
जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो डी ट्रांजिशन शो करेगा, जिसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो डी ट्रांजिशन शो नहीं करेगा। उसमें ये तीन है, जिंक, कैडमियम, मरकरी, राइट। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे ट्रांजिशन मेटल क्या होता है। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के, इतना लिखिए। माय डियर स्टूडेंट, अभी मैंने आप लोगों को क्या क्या बता दिया। आपको बताया डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, आपको बताया मैंने ट्रांजिशन मेटल क्या होता है, आपको बता दिया डी ट्रांजिशन क्या होते हैं, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फिर मैंने आपको इसमें बता दिया कि पेनल्टीमेट सेल क्या होता है, सेल क्या होता है, पूरा लेक्चर बता दिया। ठीक, आप सुनिए। इतना बताने के बाद अब मैं आगे बढ़ने वाला हूँ इसी डी ब्लॉक एलिमेंट में। अब क्या है इसमें टॉपिक, नेक्स्ट सी टॉपिक हो गया था, डी टॉपिक। अब डी टॉपिक क्या है आपका, सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। अब मैं बात करूंगा सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट का सीरीज। ध्यान से देखिएगा, प्लीज रिक्वेस्ट यू। सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करूं ना मैं, तो इसमें आपके 4 सीरीज होते हैं। पहला होता है 3D सीरीज, 3D सीरीज। सेकेंड होता है 4D सीरीज, एंड थर्ड होता है आपका 5D सीरीज, एंड फोर्थ आपका होता है 6D सीरीज। मैंने कहा सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट में 4 सीरीज होते हैं, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज। आपको बता दूं मैं, जो 3D सीरीज है ना उसको बोलते हैं फोर्थ पीरियड, दिस इज फोर्थ पीरियड। जो 4D सीरीज है ना दिस इज फिफ्थ पीरियड, प्लीज रिमेंबर इट। जो 5D सीरीज है ना सिक्स्थ पीरियड होता है ये, और जो आपका 6D सीरीज है ना ये होता है 7th पीरियड। तो ये हो गए आपके पीरियड, ठीक, इन सीरीज का पीरियड। अब मैं आपको बता दूं, जो 3D सीरीज आप देख रहे हैं 4D और 5D, यही अपन को पढ़ना है, अपन को 6D सीरीज नहीं पढ़ना है। तो पहले इतना कंफर्म कर लीजिए आप, आपको पढ़ना 3 ही है, 3D, 4D और 5D, 6D नहीं पढ़ना है। अगर मैं 3D सीरीज की बात करूं तो इसमें स्कैंडियम से लेकर जिंक तक एलिमेंट्स होते हैं, और टोटल एलिमेंट्स की बात करूं तो कितने होते हैं, स्कैंडियम, टिटेनियम, इरिडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, 10 एलिमेंट्स होते हैं। यानी इसके बीच में 10 एलिमेंट्स होंगे, राइट, 10 एलिमेंट। अगर मैं 4D सीरीज की बात करूं तो 4D सीरीज में भी 10 एलिमेंट्स होंगे। 5D सीरीज की बात करूं, 5D सीरीज में भी आपके कितने एलिमेंट्स होंगे, 10 एलिमेंट्स होंगे, 10 एलिमेंट्स। सबसे पहले मैं 3D सीरीज को एक्सप्लेन करूंगा, और 3D सीरीज को एक्सप्लेन करने के बाद 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक। उसके बाद तीनों को एक साथ एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले 3D सीरीज को एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं लेने जा रहा हूं 3D सीरीज, और 3D सीरीज में आपको ले रहा हूं मैं कौन कौन सा, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, राइट। अब देखिए, स्कैंडियम आता है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब देखिए, इस 3D सीरीज की बात करूँ ना, तो 3D सीरीज में मैं पहले 3D सीरीज के हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले इसमें बात करूंगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, EC की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन अगर मैं लिखना चाहूँ तो मान लीजिए 21 है ना स्कैंडियम, तो इसको लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d1। अब आप देख सकते हैं यहां से लेकर यहां तक, यहां से यहां तक ये पूरे 2 to 4, 6, 10 और 8, 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब 18 इलेक्ट्रॉन्स है यहां तक, और 18 इलेक्ट्रॉन्स किसका होता है, आर्गन का। 18 आर्गन, 18 आर्गन होता है। और आर्गन क्या होता है आपका, आर्गन होता है आपका नोबल गैस, नोबल गैस। और अगर ये नोबल गैस होता है तो ये स्टेबल होता है, और अगर ये स्टेबल होता है तो इस पूरे कन्फिगरेशन को, यहां से यहां तक के कन्फिगरेशन को मैं लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं आर्गन, इस तरह ब्रैकेट के साथ। यानी इसके मतलब ये हुआ कि ये यहां से यहां तक का पूरा, चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, डिपेंड नहीं हो, आप जो लिखना चाहे लिख सकते हैं। और इतना लिखने के बाद आप देख सकते हैं बचा कौन, ये दो, 4s2 एंड 3d1। अब आपको लिखना कितना आसान हो गया, देखिए इतना बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा। आर्गन लिखिए, 4s2 लिखिए, 3d1 लिखिए। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे ये बात। अब इसी को मैं लिख रहा हूँ, जितने भी एलिमेंट सबको लिख के दिखा रहा हूँ। स्कैंडियम को लिख सकता हूँ मैं आर्गन, 4s2 एंड 3d1। टाइटेनियम को लिख सकता हूँ मैं आर्गन, 4s2 और यहाँ पे 3d2, देखिए 22। इसको मैं लिख सकता हूँ आर्गन,
यहाँ 4s2, यहाँ 3d3, इसको मैं लिख सकता हूँ आर्गन, यहाँ 4s1 और 3d5। अब यहाँ पे देखिए 1 क्यों कर दिया मैं, 2 होना चाहिए था, 1 कर दिया। दिस इज एक्सेप्शन, ये आपका एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शनल केस क्रोमियम। प्लीज रिक्वेस्ट यू रिमेंबर दिस। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s1 3d5 होता है, ठीक। इसके बाद बात करते हैं मैग्नीज का, इसको हम लिख सकते हैं आर्गन 4s2 एंड 3d5। अगर मैं बात करूं आयरन की तो आर्गन 4s2 3d6। अगर मैं बात करूं कोबाल्ट की तो आर्गन 4s2 एंड 3d7। निकिल की बात करूं तो आर्गन 4s2 3d8। कोबाल्ट कापर की बात करूं तो आर्गन एंड 4s2 4s1 3d10। आप देख सकते हैं यहाँ भी 4s1 आ गया, 2 होना चाहिए जबकि नहीं हुआ, यानी ये भी आपका एक्सेप्शनल केस है। दिस इज एक्सेप्शनल केस, रिमेंबर दिस। अब जिंक की बात करता हूँ, जिंक को कैसे लिखेंगे, आर्गन 4s2 3d10, दिस इज जिंक। अब देख सकते हैं आप इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, ये आपका 3D सीरीज है। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद ये आप प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको करेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आप देख सकते हैं इसमें डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये फुल्ली फिल्ड है, ये आपका फुल्ली फिल्ड है, फुल्ली फिल्ड। अगर ये फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है तो आप सोच सकते हैं कि ये फुल्ली फिल्ड होगा तो यहाँ पे डी ट्रांजिशन शो नहीं करेगा, अभी इसके पहले बता दिया मैंने। अब ये डी ट्रांजिशन शो नहीं करेगा तो ये आपका ट्रांजिशन मेटल नहीं है। अब इधर देखिए हमको 2 चीज देखना होगा, क्रोमियम का और कॉपर का, ये दोनों के दोनों एक्सेप्शन है, एक्सेप्शनल केस, राइट, याद रखिएगा इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, इतना लिखिए। फिर इसके बाद आगे बात करते हैं, चलिए आई होप कि लिख चुके होंगे। अभी 3D चलेगा, 3D सीरीज अभी चलेगा, फिर 4D। अब देखिए अभी मैंने इलेक्ट्रॉनिक बता दिया, सेकेंड बात करूंगा मैं इसी का, सेकेंड एटॉमिक रेडियस की बात करूंगा, एटॉमिक रेडियस ऑफ 3D सीरीज, 3D सीरीज का एटॉमिक रेडियस। अभी मैंने 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन बताया, अब मैं इसकी एटॉमिक रेडियस की बात करूंगा, ठीक। अब एटॉमिक रेडियस, सबसे पहले आपको बता दूं कि ये एटॉमिक रेडियस होते क्या हैं। मान लीजिए किसी ने पूछ दिया आपसे कि व्हाट इज एटॉमिक रेडियस, तो आप क्या बोलेंगे एटॉमिक रेडियस के बारे में। तो आपको मैं जानकारी के लिए बताऊं कि ये आपका न्यूक्लियस होता है एंड दिस इज सेल, दिस इज इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन देख रहा है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। बट मैं आपको बता दूं कि इसको एक्यूरेट हम आइडेंटिफाई, एक्यूरेट वैल्यू इसकी हम पता नहीं कर सकते हैं। मतलब जो एटॉमिक रेडियस है उसकी जो वैल्यू होगी एक्यूरेट, क्या आ सकती है, एक्यूरेट नहीं आ सकती, एक्यूरेट पता नहीं कर सकते, क्योंकि डी ब्रोगली नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था कि न्यूक्लियस है ना और ये इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करता है। तो बताइए एटॉमिक रेडियस तो चेंज हो गई ना। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आए तो देखिए कितना ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तो कम हो गया, यानी एक्यूरेट हम एटॉमिक रेडियस पता नहीं कर सकते, बट हम इतना बोल सकते हैं डेफिनेशन में कि द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच के जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। आई होप समझ चुके होंगे आप। अब देखिए मैं किसकी बात कर रहा था, एटॉमिक रेडियस ऑफ 3D सीरीज। अब सुनिएगा, यहाँ पे था स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। सबसे पहले 3D सीरीज में हम बात करें, 3D सीरीज में लेफ्ट से राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस में क्या इफेक्ट पड़ता है, आपको आना चाहिए कि लेफ्ट से राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस में क्या इफेक्ट पड़ेगा 3D सीरीज में। तो सुनिए, अगर मैं इधर चलूं इधर, तो मैग्नीज तक जाने पर, मैग्नीज तक जो एटॉमिक रेडियस होती है, एटॉमिक रेडियस वो डिक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती है। मैग्नीज के बाद आयरन से निकिल तक जो एटॉमिक रेडियस होती है, एटॉमिक रेडियस वो आपका कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट, एटॉमिक रेडियस कांस्टेंट रहती है। लेकिन कॉपर से जिंक तक, यहाँ से जिंक तक जो एटॉमिक रेडियस होती है, एटॉमिक रेडियस, ये रेडियस आपका इंक्रीज कर जाती है। यानी एक चीज समझ में आ गया कि स्कैंडियम से मैग्नीज तक एटॉमिक रेडियस क्या रहती है, डिक्रीज होती है।
आयरन से निकल तक एटॉमिक रेडियस कांस्टेंट रहती है, एंड कॉपर से जिंक तक जो एटॉमिक रेडियस होती है वो आपका इंक्रीज करती है। इसका मैं एक ग्राफ अगर बनाना चाहूँ तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता है। दिस इज एटॉमिक रेडियस एंड दिस इज ग्राफ। ध्यान से देखिएगा, दिस इज ग्राफ, दिस इज ग्राफ, दिस इज स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, एंड दिस इज क्रोमियम, एंड दिस इज मैंगनीज Mn, and this is iron, cobalt, nickel, and this is copper, and this is zinc। आप देख सकते हैं निकल, इन तीनों को देखिए कांस्टेंट है एटॉमिक रेडियस, यहाँ से यहाँ तक एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हुआ है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, और यहाँ से यहाँ तक एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हुआ है। ये इसका ग्राफ है, राइट। यहाँ से यहाँ तक एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हुआ है, यहाँ से यहाँ तक एटॉमिक रेडियस कांस्टेंट है, और यहाँ से यहाँ तक एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हुआ है। आपसे बता दूं मैं कि अब एक क्वेश्चन क्रिएट होगा यहाँ पे कि इसका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज क्यों होता है, तो आप इसका आंसर क्या देंगे? इसके पीछे रीजन क्या है? तो यहाँ मैं रीजन लिख रहा हूँ, इसके पीछे रीजन है जेड इफेक्ट। जेड इफेक्ट ग्रेटर देन होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे ये जेड इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, जस्ट इसके बाद मैं बताऊंगा कि जेड इफेक्ट क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, अभी बताऊंगा। यहाँ पे देखिए इसके पीछे कांस्टेंट का रीजन क्या है, जो जेड इफेक्ट होता है वो इक्वल होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट के, स्क्रीनिंग इफेक्ट दोनों इक्वल होते हैं। और अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे जो जेड इफेक्ट होता है वो लेस होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट से, यानी यहाँ स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है। अब मैं इसी पॉइंट को समझाना चाहूँगा कि ऐसा ये सब क्यों हो रहा है, और ये आपको सब आना चाहिए। अगर ये सब आपको आता है फिर देखिए कितने आसानी से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे आप। कोई भी क्वेश्चन आएगा पढ़ेंगे सही से तभी तो कर पाएंगे, अगर नहीं पढ़ेंगे तो नहीं कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ जेड इफेक्ट और स्क्रीन इफेक्ट क्या है, इसको मैं यहाँ समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए अगर मैं स्कैंडियम ले लूँ 21, राइट, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में लिखूँ तो होता है आर्गन, और अभी हम सीखे हैं 4s2 एंड 3d1, राइट। अब देखिए आउटर मोस्ट सेल इसमें कौन है, 4s आउटर मोस्ट। अब इसको मैं बनाने की कोशिश करूं, न्यूक्लियस, पहला सेल, दूसरा सेल, थर्ड सेल, एंड दिस इज फोर्थ सेल। फोर्थ सेल में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें मैं 2 इलेक्ट्रॉन शो कर दूं, ध्यान से देखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं देखूं ये 3d है मतलब तीसरा सेल है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स है। और अगर मैं देखूं स्कैंडियम 21 है तो ये आपके प्रोटॉन हैं, इसी को प्रोटॉन बोलते हैं, और प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं। तो न्यूक्लियस में 21 प्लस हैं, न्यूक्लियस में 21 प्रोटॉन यानी 20 प्लस हैं। अब ये 20 प्लस इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस क्या कहलाता है आपका, जेड इफेक्ट कहलाता है। यानी जेड इफेक्ट क्या होता है, द अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन जो होता है उसी को बोलते हैं जेड इफेक्ट। ये जेड इफेक्ट हो रहा है, ये जेड का इफेक्ट। अच्छा जेड इफेक्ट क्यों बोलते हैं इसको, तो देखिए न्यूक्लियस क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है क्योंकि इसके पास प्रोटॉन ज्यादा है। जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना तो ये जो देख रहे हैं ना एटम, इसकी साइज कम हो जाएगी, और जब एटम की साइज कम होगी ना तो इसमें इफेक्ट आ गया, जो एटम था इसमें इफेक्ट आया। क्यों आया, क्योंकि न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को खींचा और साइज कम हो गई, जो रेडियस था वो कम हो गया। इसी को बोलते हैं जेड इफेक्ट, राइट। इसी को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। चाहे आप जेड इफेक्ट बोले चाहे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोले, दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं आप, डिपेंड नहीं हो। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन था, इसको ये जेड खींच रहा था, ये न्यूक्लियस खींच रहा था, इसको खींच रहा था, जिसको हम बोल दिए जेड इफेक्ट। यानी स्कैंडियम में जेड इफेक्ट ज्यादा है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में है, इसके पास 21 प्रोटॉन है, इसको खींच रहा होगा, और जो 3d है इसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन बेचारा है, और ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपल नहीं कर पाएगा, ये ज्यादा तेजी से खींचेगा, ये रिपल नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर मैं टाइटेनियम के बाद जाऊं तो टाइटेनियम में क्या होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, डी में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये डी देखना है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, यहाँ 22 हो जाएगा, यहाँ टाइटेनियम हो जाएगा। अब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें नहीं बढ़ेंगे, इसमें बढ़ेंगे डी में। तो जब डी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए कोई बात नहीं, फिर भी ये खींच रहा होगा क्योंकि इसके पास 22 प्रोटॉन हो गए। इसके बाद मैं वेनेडियम में जाऊं तो वेनेडियम में जाऊंगा तो 23, यहाँ वेनेडियम,
यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे डी में। अब डी में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहाँ पे 23 प्लस हो गया, फिर भी ये खींच रहा होगा और साइज स्लोली डिक्रीज होती है। जो साइज होती है ना वो स्लोली डिक्रीज होती है, स्लोली डिक्रीज। फिर कोई बात नहीं, क्रोमियम में गया, जब क्रोमियम में गया तो यहाँ डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 5 हो गए, 4 में 1 हो गया। अब 4 में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, एक्सेप्शन हो गया, ये 1 इलेक्ट्रॉन्स बचा, 4 में 1 और इसमें हो गए 5। क्या बात है। अब जो साइज है ना वो डिक्रीज होना थोड़ा कम होगा, जो डिक्रीज हो रहा था स्लोली अब थोड़ा कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि अब ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपल करना स्टार्ट करेंगे। अब क्या होगा, मैग्नीज में गया तो मैग्नीज में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और इसमें आपके 5 इलेक्ट्रॉन्स थे। जैसे में आयरन में गया, आयरन में इसमें हो गए आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स और इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन थे। आयरन में यहाँ 2 ही तो होंगे और यहाँ पे 6 हो जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने लगे, 3D वाले इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने लगे, यानी इलेक्ट्रॉन 3D वाले बढ़ करके इस न्यूक्लियस को चारों तरफ से घेर देंगे और न्यूक्लियस को जब चारों तरफ से घेर लेंगे उसी को बोलते हैं सील्डिंग, यानी इस न्यूक्लियस को सील्ड कर लेंगे चारों तरफ से। और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को सील्ड कर लेंगे तो उसी को बोलते हैं सील्डिंग। और इसके कारण होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन को रिपल करने लगेंगे, ये इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपल करने, दूर भगाने लगेंगे। और जैसे रिपल करने लगेंगे तो रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू दिस साइज ऑफ एटम विल बी कांस्टेंट इनिशियली, एंड जब इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा हो जाएंगे तो रिपल्सन ज्यादा बढ़ जाएगा, तो साइज ऑफ एटम इंक्रीज कर जाएगा। तो उसको बोलेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या बोलेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट। यानी रिपल्सन बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट, और अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड जेड इफेक्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक जेड इफेक्ट ज्यादा था, लेकिन यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन इसमें 6 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए, तो 8 तक इलेक्ट्रॉन हुआ तो इसको इतना घेर लिया इलेक्ट्रॉन। अब ये रिपल्सन बढ़ गया, तो जो अट्रैक्शन था और जो रिपल्सन था दोनों इक्वल हो गया, तो जितना अट्रैक्शन हुआ उतना ही रिपल्सन हुआ। इसके मतलब यहाँ पे रेडियस क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, ना बढ़ी ना घटी, क्योंकि जेड इफेक्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट के इक्वल हो गया। लेकिन जैसे कापर और जिंक में आया तो कापर में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 9 10। अब इस न्यूक्लियस को चारों तरफ से घेर लिया इलेक्ट्रॉन, इसको सील्ड कर लिया, और जब सील्ड कर लिया तो इस पे अट्रैक्शन नहीं लग रहा था न्यूक्लियस के द्वारा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे, और जब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन नहीं लग रहा था तो केवल रिपल्सन लग रहा था, और जब केवल रिपल्सन लग रहा था तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इसको बहुत तेजी से रिपल कर रहे थे, तो एटम की साइज क्या हो गई, बढ़ गई। यही कारण है कि यहाँ पे कापर और जिंक की साइज बढ़ जाती है, और यही कारण है कि यहाँ पे कांस्टेंट होती है। क्यों, जब रिपल्सन और अट्रैक्शन दोनों इक्वल होता है तो कांस्टेंट होती है, और जब आपका रिपल्सन बढ़ जाता है तो रेडियस आपकी क्या होती है, बढ़ जाती है। और इसीलिए बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट यहाँ ज्यादा होगा, जेड कम होगा, यहाँ पे दोनों इक्वल होंगे, और यहाँ पे जेड ज्यादा होगा, स्क्रीनिंग कम होगा, क्योंकि इसको सील्ड नहीं किए रहते हैं उस समय इलेक्ट्रॉन। आई होप कि आप समझ चुके होंगे ये मेरे ग्राफ, और आप सब कुछ समझ चुके होंगे कि क्या था ये। ठीक है, ओके, दिस इज व्हाट आयरन कोबाल्ट निकेल। तो ये था आपका 3D सीरीज का एटॉमिक रेडियस। ये तो रहा एटॉमिक रेडियस के बारे में। अब मैं बात करूंगा 3D सीरीज के अंदर एटॉमिक रेडियस हो गया, अब मैं बात करूंगा इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी की। तो आप इतना पहले लिखिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, फिर आगे बात करते हैं। तो ये आपका लेक्चर नंबर 1 था, ठीक है, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक का। अब मैं बात करूंगा लेक्चर नंबर 2 की, तो उसमें मैं बताऊंगा, ठीक है। इतना पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, इतना नोट बना लीजिए, फिर आप सेकंड लेक्चर मेरा देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा। 6 7 8 लेक्चर होंगे, अगर पूरा देख लेंगे आप आसानी से तो आप हर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है। ओके।